हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम सब ने जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल पार्ट को कवर किया। और पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो के है मतलब रेट कांस्टेंट जनरली केवल और केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है, सबको पता है। तो टेम्परेचर के साथ कैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू में चेंजेस आ जाता है, तो इन चीज़ों को ही आज के सेशन में हम लोग को कंप्लीट करना है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक ही यही रहेगा। हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ओके, रेट कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझिएगा एक बात को, एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में ही हमने ये बात को कंप्लीट किया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ये बात हमने पहले से जान रखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में ऐसा होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिकॉज वो लोग रेस्ट स्टेट में रहते हैं। बट जब हम लोग हीट या टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, वो मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं, देन म्यूचुअली उनके बीच में कोलिजन होता है। और जब भी कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तभी तो बॉन्ड्स क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, टूटेंगे, ये सारी कहानी होगी और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थर्मल इफेक्ट जनरेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसका रेट कंटिन्यूसली क्या होगा? इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ आपने रेट इक्वेशन करके भी पढ़ा है। रेट इक्वेशन में क्या होता था, तो आप सब ये देख पाते थे कि रेट इक्वेशन में आर जो था वो इक्वल आता था के इंटू ए माइनस एक्स, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन की पावर में क्या आता था? एन। एन क्या होता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसा देखा जाए कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ रहा है, नो डाउट। और जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं के रेट कांस्टेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि के की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब जो रेट कांस्टेंट आता है वो भी टेम्परेचर के कैसे आता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एज वेल एज रेट कांस्टेंट के। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे के की वैल्यू भी राइज होगा। किसके लिए? केमिकल काइनेटिक्स के लिए। अब ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। जनरली इस चीज को पूरी तरह से अप्रूव्ड किया था आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने। तो चलिए, अब हम इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सीधे आते हैं आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ने, बिना टाइम वेस्ट किए। एक्चुअल में आर्हीनियस इक्वेशन ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऐसी कोलिजन थ्योरी से आई थी, पर हम डायरेक्टली आर्हीनियस इक्वेशन ही यूज कर ले रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, आर्हीनियस इक्वेशन। इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जा सकता है। नीट ने, जेई ने ज्यादातर सवाल, जेई ने इंक्लूडिंग एडवांस ऑल्सो, उसने ज्यादातर सवाल ना केमिकल काइनेटिक्स में अगर कहीं से पूछा है तो आर्हीनियस इक्वेशन से पूछा है। ठीक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी आपको आर्हीनियस इक्वेशन के खूब सारे सवाल मिल जाएंगे। जनरली होता क्या है, तो याद रखिए, जो रेट कांस्टेंट किया आता है वो ए इंटू एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई की पावर में ई ए अपॉन आर टी होता है। ठीक, यहां अगर कुछ बातों को अगर ध्यान से देखना है तो के क्या है, तो ये सबको पता है, के इज नथिंग बट दिस इज रेट कांस्टेंट। के क्या है? दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ए के बारे में जान लीजिएगा बच्चों। ए को आईआईटी एडवांस नाम दिया था फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या नाम दिया? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसके अलावा आर्हीनियस इक्वेशन में ए यूज हो रहा है, तो कई बार हम लोग इसको आर्हीनियस फैक्टर के नाम से भी जानेंगे। साथ ही साथ ये एक्सपोनेंशियल नंबर के पहले यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जानेंगे। तो ए का मतलब आप समझ लीजिएगा,
आर्हीनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सिमिलरली जो ई आया है इसके बारे में समझ लेना कि ये क्या है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। हर एक केमिकल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन लेवल ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, तो ये उसी की वैल्यू रहेगी। देन आर क्या है, तो आर के बारे में तो सबको पता रहता है। आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी याद रहती है सबको, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सिमिलरली इसको अगर कैलोरी में लेना होगा तो 4.2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो अराउंड 2 या 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल में आ जाता है। एंड टी इज नथिंग बट दिस इज द टेम्परेचर, टी इज व्हाट, टेम्परेचर। तो रिलेशन बिटवीन K एज वेल एज T इज नोन एज द आर्हीनियस इक्वेशन, यही है आपका आर्हीनियस इक्वेशन। बट अभी हम लोग को क्या करना है ना, इसको डायरेक्टली हम लोग एज अ फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, अभी इस पे मॉडिफिकेशन का काम बाकी है। तो चलिए इसको मॉडिफाई कैसे करना है, तो इस सबको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, कि K इक्वल टू आया था, K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन में क्या था, RT था। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग जिसका बेस ई हो। लॉग के देखिए दो टाइप का लॉग का क्लासिफिकेशन होता है, एक जब लॉग का बेस ई हो, लॉग का बेस क्या हो, ई हो, इस टाइप के लॉग को ना हम नाम देते हैं बच्चों नेचुरल लॉग। क्या नाम देते हैं, नेचुरल लॉग। पढ़ते उठता है, एलएन पढ़ते हैं मगर जब हम पढ़ने जाते हैं तब क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब बेस क्या हो, ई हो। सिमिलरली एक लॉग ऐसा होता है जिसका बेस 10 हो, तो ऐसे में इस टाइप के लॉग को हम लोग नाम ही देते हैं लॉग, केवल क्या नाम देते हैं, लॉग। तो ऐसे लॉग बस वर्ड यूज किया गया है तो समझ लेना बेस में क्या है, 10 है। और एलएन वर्ड यूज किया गया है तो वो नेचुरल लॉग है और उसके बेस में क्या रहता है, ई रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। ये नेचुरल लॉग का बस मैं बताना था क्योंकि इसका भी आप लोग यूज करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, यहां से एक काम कीजिए, आप लोग दोनों साइड लॉग ले लीजिए। जैसे ही आप लोग दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, बेस में समझ लेना ई है ना, बेस में क्या है, ई है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई क्या, आर टी। सिंपल। अब ये देखिए ये हो गया लॉग के, बेस में ई चल रहा है, इसके बेस में क्या चल रहा है, ई चल रहा है। लॉग की प्रॉपर्टी आप सब लोग को याद ही रहती है कि हमने पढ़ा है लॉग एम इंटू अगर लॉग एन हो तो उसको आप लोग लिख सकते हो लॉग एम प्लस लॉग एन, वेरी इजी, लॉग एम प्लस लॉग एन लिखा जा सकता है। तो यहाँ वही प्रॉपर्टी यूज कीजिए, इसको भी लॉग एम प्लस लॉग एन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। सिंपल। अब एक चीज पता है कि लॉग में जो पावर रहता है वो तो सामने आ जाता है, तो चलिए उसको सामने ला दीजिए, तो ये हो गया लॉग के इक्वल टू चल रहा है लॉग ए प्लस माइनस ई ए बाई आर टी, सीधे से सामने आ गया। क्यों, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की पावर में जो भी रहता है नंबर वो सामने आ जाता है। और यहाँ क्या हो जा रहा है, लॉग ई। ध्यान दीजिए इसका फंक्शन भी ई है और बेस भी ई है, सबका बेस में क्या चल रहा है, ई चल रहा है। लॉग में जब बेस और फंक्शन दोनों सेम हो जाते हैं तब उसकी वैल्यू सीधे हो जाती है 1, वैल्यू सीधे क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे पाएंगे कि लॉग के इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ए, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1 हो गई, क्योंकि बेस और फंक्शन दोनों लॉग में क्या है, सेम है। तो ये पूरा जो फॉर्मूला बना है ये किसके लिए बना है, बेस ई में। पर हम लोग जो यूज करते हैं, जब हम लोग मैथमेटिकली लॉग को किसी न्यूमेरिकल में यूज करने चाहते हैं,
उस समय बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो बेस 10 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, सामने 2.303 का मल्टीप्लाई करा देना, नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल लॉग में, बेस 10 में। समझ में आया? लॉग बेस ई को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, सामने 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी 2.303 का मल्टीप्लाई हो गया, लॉग ए आया, बेस में क्या आया 10, माइनस ई ए अपॉन आर टी तो चल ही रहा है, सिंपल। अब मैं एक काम करता हूं प्यारे बच्चों कि 2.303 से ना सबको डिवाइड कर देता हूं। तो जैसे ही मैं 2.303 से सबको डिवाइड करूंगा वैसे ही तुरंत हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मान लीजिए चारों ओर 2.303 से अगर आपने डिवाइड किया है तो ये आप लोग को मिलेगा log k, ठीक है, बेस में क्या हो गया आप 10 इक्वल टू आ रहा होगा log a, इसके भी बेस में क्या है 10 माइनस ऑफ ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। याद रहेगा ये इक्वेशन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। न्यूमेरिकल के दौरान आप लोग को इसको यूज भी करना रहेगा, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इक्वेशन है, ओके। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, ध्यान देना ना, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मान लो ये मेरा y है और ये कांस्टेंट पार्ट है, माइनस क्या हो रहा है mx, ठीक। तो आप यहां से एक बात समझ पा रहे हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी किसका इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। बट यहां पर एक बात तो सबको क्लियर हो रही है, सारे बच्चों को क्लियर हो रही है कि इस पर्टिकुलर केस में ये एक स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन है। जनरली ये ग्राफ किसके किसके बीच में बन रहा है, तो ये ग्राफ बन रहा है log k जिसका बेस है 10 वर्सेस यहां पर 1/t के बीच में प्लॉट हो रहा है। log k वर्सेस 1/t के बीच में जब प्लॉट होगा तो ये है इसका कांस्टेंट पार्ट जिसको हम लोग इंटरसेप्ट भी बोलेंगे। और यहाँ आप लोग साफ साफ समझ पा रहे हो कि इस ग्राफ में ना जो इसका स्लोप आ रहा है उस स्लोप की वैल्यू हो रही है माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर, क्योंकि जो इतना पार्ट आया है ना, ये जो इतना पार्ट आ रहा है ये आप लोग का स्लोप का रोल प्ले कर रहा है। 1/t तो क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया ना जिसको आप x से रिप्रेजेंट कर चुके हो, ठीक। ये x एक्सिस पे है और ये y एक्सिस पे है। तो y की वैल्यू log k, x की वैल्यू 1/t, बट ये जो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आ रहा है यही क्या है, उसका स्लोप है। और आपको समझ में आ रहा है कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा बट स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये राइजिंग स्ट्रेट लाइन ना होके डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ग्राफ ऐसे नीचे उतरेगा, समझ में आया। जिसका स्लोप क्या रहेगा, तो स्लोप आप लोगों को समझ में आया, इसका स्लोप की वैल्यू चलेगी माइनस ये अपॉन 2.303 आर। और ये जो इसका इंटरसेप्ट आया है यही इंटरसेप्ट किसके इक्वल रहेगा, तो ये इंटरसेप्ट इक्वल रहेगा c इक्वल टू log a जिसके बेस में क्या है 10। तो ये ग्राफ भी आ चुका आपके सामने। याद रखिएगा ये ग्राफ ऑलरेडी आईआईटी एडवांस में पूछा जा चुका है ना, ये आईआईटी एडवांस ऑलरेडी इस पे सवाल अटैक कर चुका है, ये ग्राफ ही पूछ दिया था उसने, ठीक। तो होप सो यहाँ तक का पूरा जो खेल है आप सबको समझ में आया। एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसी कहानी को थोड़ा, इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमने क्या पाया, हमने देखा कि भैया log k था जिसके बेस में अब 10 आ चुका है, वो आया log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है। इसको एज अ फॉर्मूला हमने ट्रीट भी किया, पहले भी हमने ये बता दिया, ये एज अ फॉर्मूला आपको ट्रीट करना है। अब ध्यान से समझेंगे, आप सबको पता है कि जो के है रेट कांस्टेंट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाने के कारण एज पर कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, इसलिए रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग टेम्परेचर पे के की अलग अलग वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया एट टेम्परेचर T1, एट T1 टेम्परेचर,
तो मेरे प्यारे बच्चों जब टेम्परेचर T1 है तो उस समय K की वैल्यू को भी आप क्या लेंगे K1, क्योंकि K डायरेक्टली टेम्परेचर पे रिलेट कर रहा है ना। तो अब यहाँ से एक नया इक्वेशन बन जाएगा कि इस बार T1 टेम्परेचर पे हैं आप लोग, तो T1 टेम्परेचर के कारण लॉग क्या कहलाएगा, K की जगह पे आपने क्या डालना है K1। बाकी जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या जो हमारा आर्हीनियस फैक्टर है ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो वो ऐसे का वैसे ही रह गया। नीचे आ गया EA अपॉन 2.303 R, T की जगह पे अब हम क्या पुट कर रहे हैं T1, सिंपल। सिमिलरली ये मान लो इक्वेशन नंबर क्या है A1 है। ऐसे ही ये काम करते हैं हम लोग, ऐसे ही एट टेम्परेचर T2 पे आ जाइए। अब हमने टेम्परेचर को क्या ले लिया T2, तो उस समय जो K लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा K2, क्योंकि K ओनली फंक्शन किसका, टेम्परेचर का। K केवल एक ही फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दैट इज ओनली टेम्परेचर। तो जब जब टेम्परेचर चेंज होगा K की वैल्यू भी कंपलसरी चेंज होगी। तो यहां से प्यारे बच्चों, यहां से आप लोग पा पाएंगे कि लॉग T2 टेम्परेचर पे है तो K को क्या कहूंगा K2 इक्वल टू क्या चल रहा है लॉग A। देखो मैं बार बार लॉग का बेस नहीं लिख रहा हूं ना, अब हमने क्लियर कर लिया है लॉग का बेस क्या है 10 है, माइनस EA अपॉन में 2.303 R, और इस बार T की जगह पे क्या लिखा जाएगा T2 रखा जाएगा। दिस वाज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों चीजें आप लोग को होप से समझ में आ गई ठीक से। अब क्या करना है, अभी मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ। तो जैसे ही या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो जो पार्ट लेफ्ट में है वो लेफ्ट में माइनस होगा, मतलब यहां लेफ्ट में आ जाएगा log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1। ठीक, ये इक्वल चलेगा, किसके इक्वल चलेगा, इस पार्ट के। तो ये राइट वाले पार्ट को राइट वाले से माइनस कर देना। तो राइट में क्या आया था, राइट में क्या आया था, तो देख लीजिए यहां आया था log ऑफ A माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 RT2, ये इक्वेशन 2 था। ये इक्वल के सिंबल थोड़ा जगह नहीं था इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं, ठीक है। माइनस यहां पर हमारे पास फिर से आ रहा होगा log A माइनस E1 अपॉन 2.303 T1, ओके। जब इन दोनों को माइनस करेंगे आप लोग, तब यहां पर सीधे सीधे log ऑफ K2 माइनस K1 log M माइनस N, सॉरी log M माइनस log N, log M माइनस log N क्या होता है log ऑफ M बाई N, तो ये हो गया log M बाई N। यहां अगर अच्छे से देखोगे तो ये देखो, तो ये log A माइनस माइनस EA अपॉन में 2.303 RT2 माइनस, माइनस के बाद फिर से क्या आ रहा है log A, और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो गया प्लस, फिर मिल रहा है हमें EA अपॉन में 2.303 RT1। ये प्लस log A और वो माइनस log A एक दूसरे से सीधे सीधे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। EA अपॉन 2.303 R इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों को हमने एक साथ कॉमन निकाल दिया, तो हम बोलेंगे log ऑफ K2 बाई K1 इक्वल टू क्या होने वाला है, इक्वल हो गया EA अपॉन 2.303 R, कॉमन निकल गया। समझ में आ रही बातें। यहां देखो T1 वाला पॉजिटिव है और T2 वाला नेगेटिव है, इसलिए हम लोग इसको लिख दे रहे हैं पॉजिटिव को पहले -1 अपॉन T2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आया, जिसमें आप लोग को कई बार क्या देगा, आपको T1 T2 टेम्परेचर दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा और K1 की वैल्यू दे देगा, K2 निकालने बोलेगा, या K2 दे देगा, K1 की वैल्यू निकालने बोलेगा। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि दोनों रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे दे दिया जाएगा और आपको टेम्परेचर लेवल भी दे दिया जाएगा, आर्हीनियस इक्वेशन सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालने पूछ देगा। या ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं कि K1 K2 और E1 एक्टिवेशन एनर्जी पता हो और T1 टेम्परेचर दिया हो, T2 निकालने पे आपसे सवाल पूछ दिया जाए। तो अलग अलग सवाल जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा ना, ठीक है। हालांकि हम लोग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग पूरा नोट कीजिए। अच्छा, यहां तक नोट तो कर ही लेंगे। लास्ट में आपने देखा
क्या देखा, log ऑफ K2 बाई K1 इक्वल टू क्या आया, EA अपॉन में 2.303 R, क्या मिला था 1/T1 माइनस 1/T2। कई बार अगर हम चाहें तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, log ऑफ K2 बाई K1, बेस में क्या चल रहा है 10 चल रहा है, इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R। एलसीएम ले लीजिए तो T1 T2 नीचे आ गया, ऊपर क्या आ गया T2 माइनस T1। तो ये दोनों ही अपने आप में क्या है, फॉर्मूले हैं, आपको जो लगे जब लगे आप वो यूज कर लीजिए, ठीक, जहां से भी सवाल आसान पड़े। तो ये था हमारा आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए यहां तक की पूरी बातों को। ये जो ये आ रहा है ना, जिसको हम एक नाम दे रहे हैं व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया जाए कि भैया ये है क्या चीज। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जा रहा है व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का चलिए मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। इट इज minimum amount of energy, minimum amount of energy required to reactant molecules to participate in chemical reaction, to participate in chemical reaction। किसी भी रिएक्टेंट को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाती है ना, वही क्या कहलाएगी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानी जाएगी। समझिएगा बच्चों, एक चीज कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी के बीच का प्लॉट करने जा रहा हूं, ठीक, यहां पर प्लॉटिंग हो रही है एनर्जी वर्सेस, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, समझना। तो जो रिएक्टेंट आता है ना, वो रिएक्टेंट हमेशा एक प्रॉपर एनर्जी गैप के साथ रहता है। जीरो लेवल से रिएक्टेंट की एनर्जी नहीं होती ना, हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही लेंगे। और ये मान लीजिए ऐसा पूरा हमारा एक डोम तैयार हुआ, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में यहां से समझिएगा पूरी बातों को कि ये है मेरा रिएक्टेंट और यहां मेरा फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, ये बना प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी है ना, मतलब जीरो लेवल से यहां तक की जो एनर्जी आती है, इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग उसका नाम देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम देंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। सिमिलरली जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो लेवल से लेकर रिएक्टेंट तक पहुंचने की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, सिमिलरली जो रिएक्टेंट की एनर्जी आई हुई है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी आई हुई है, वहां से अगर हम लोग कवर करें तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट आया, मैक्सिमम पॉइंट मतलब ये वो क्रिटिकल पॉइंट है ना, जिसके लेफ्ट साइड कौन है, रिएक्टेंट है, जिसके राइट साइड कौन है, प्रोडक्ट है। मतलब कि अगर आप लोग एनर्जी लेवल को यहां तक पहुंचा देते हो ना, तो यहां पहुंचा देने के बाद ऐसा होगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये उसका कौन सा स्टेट है, ये उसका है ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों एक साथ आकर कर रहा है। एट दैट पर्टिकुलर केस अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी कम रहा, आप मूव बैक कर जाएंगे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। और थोड़ा सा भी उस ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा एनर्जी मिल गया तो फिर वो किस में चले जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं ना, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। ये डेफिनेशन तो आपने नोट कर ही लिया होगा बच्चों। चलिए, तो होता क्या है कि जो टोटल ट्रांजिशन स्टेट आता है ना, जीरो लेवल से लेके
जीरो लेवल से लेके टोटल ट्रांजिशन स्टेट तक की जो टोटल एनर्जी आती है, इस एनर्जी को आप नाम याद रखेंगे, दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या नाम देने वाले हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी कहां है भाई? तो एक्टिवेशन एनर्जी कहां है? ये जीरो लेवल से लेके रिएक्टेंट को इनिशिएट करने तक की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, उसको हम लोग क्या नाम दिए? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या इसी को कई बार हम लोग इंटरनल या इनिशियल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट भी नाम देते हैं, बिकॉज ये काइनेटिक एनर्जी किस में स्टोर रहता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो कई बार एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही आप लोग एक और नाम दे सकते हो, इसी को आप एक और नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, जो जीरो लेवल से लेकर रिएक्टेंट तक आता है। सिमिलरली यहां पर कहानी में यहां ट्विस्ट आता है, टोटल एनर्जी जीरो से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक की टोटल एनर्जी क्या कहलाई? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाई। जो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी गैप है ना बच्चों, ये जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया, ये कहलाता है आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी ईए। क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी ईए। रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक की टोटल एनर्जी। याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट उसकी मैक्सिमम एनर्जी या पीक लेवल ऑफ एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो यहां से अगर आप लोग समझेंगे तो फॉर्मूला ही जनरेट हो गया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है, एक्चुअल में वो क्या हो रहा है? तो एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट दिस इज डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ऑफ क्या हो रहा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, या ऐसा कहा जाए कि अगर मुझसे पूछ दिया जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी आएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो सबको क्लियर हो गया कि साफ साफ दिख रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के सम के इक्वल आ रहा है ना, तो डायरेक्टली इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या रहेगा? इन दोनों के सम के बराबर रहेगा। होप सो ये पूरा का पूरा पॉइंट आप सब लोग को सही से समझ में आया। एक कहानी में और ट्विस्ट बच्चों, ठीक है, यहां मैं एक और पॉइंट को ऐड कर दे रहा हूं कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल है लाइक दिस, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है लाइक दैट, इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप को भी एक नाम दिया जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन एंथैल्पी। समझ में आया? रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप आता है वो क्या कहलाता है? चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पर 3-4 अलग अलग एनर्जी लेवल पे बात हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि जीरो लेवल से लेकर रिएक्टेंट तक की जो एनर्जी लेवल आएगी दैट इज नोन एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या इसी को हम लोग इनिशियल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल से लेकर टोटल ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक साथ, समझ लो एक साथ पाया जाएगा ना, उस एनर्जी गैप को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दोनों का सम किसके इक्वल होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब टोटल लेंथ, टोटल। ठीक है, रिएक्टेंट एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप आता है उसको याद रखेंगे, उसको हम नाम देंगे एंथैल्पी चेंज। क्या नाम देंगे? एंथैल्पी चेंज। तो प्यारे बच्चों, जो चेंज इन एंथैल्पी आता है वो हमेशा क्या आता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर आप लोग साफ साफ समझ पा रहे हो, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल नीचे है और रिएक्टेंट का ऊपर है, मतलब कि जो डेल्टा एच, मेरा जो फाइनली जो डेल्टा एच आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और जब भी डेल्टा एच नेगेटिव आता है मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो कभी भी अगर आप लोग का एनर्जी ग्राफ ऐसा बना हो, प्रोडक्ट नीचे हो, रिएक्टेंट ऊपर हो, तो आप समझ लेना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करूं और मैं इस बार ऐसा करता हूं, अब पूरा ही चेंज करना पड़ेगा इस बार हम ऐसा करते हैं बच्चों, ऐसा बन गया। ठीक, तो आप सब अब साफ साफ समझ पा रहे हैं कि भैया
ये जो एनर्जी लेवल है ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक। रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल से लेकर जो ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है इसका जो गैप आ रहा है, ये गैप किस नाम से पुकारा जाएगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल। और जो टोटल एनर्जी लेवल आ रहा है, दिस टोटल एनर्जी, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये किस नाम से जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और हमेशा की तरह आप सबको ये बात भी क्लियर हो गई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और ये कौन है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये आप समझ पा रहे हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा एच नाम देते हैं, चेंज इन एंथैल्पी का नाम देते हैं। और इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप देखें तो डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना ना। इस बार प्रोडक्ट की वैल्यू हायर है तभी तो उसका ग्राफ ऊपर है, और रिएक्टेंट की वैल्यू लोअर है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डेल्टा एच आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से इस बार ज्यादा आई है। और जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, आप सबको पता है ये कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन नाम देंगे। तो ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तीन तीन चार चार डिफरेंट टाइप की एनर्जी, कब कौन सी एनर्जी किसके सम की इक्वल होगी या किसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये सारी बातें मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इतना डिटेल्स इसको पढ़ाने का कारण ये था बच्चों, क्योंकि ये सेम चीज आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ आप लोग कैटलिस्ट के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही तो बस चेंज करता है, उसी से तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। वहाँ आपको फिर से ये सारे ग्राफ पढ़ने होंगे। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब हम लोग SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, वहाँ भी ये ग्राफ की जरूरत पड़ती है। और IIT एडवांस इस पे कॉम्प्रहेंशन टाइप का 3-3 4-4 क्वेश्चन बंच बना के पूछ चुका है ना, तो इंपॉर्टेंट सेक्टर था ये, ठीक है। चलिए अब ये पूरा बात को आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है।